कोई बच्चा अगर अनपढ़ रहता है, कोई बच्चा, किसी भी परिवार का बच्चा अनपढ़ रहता है, उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं पढ़ा? संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में मरता है तो उसके लिए उसके परिजन जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है कि उसको उचित जो है ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, उसका इलाज क्यों नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी छात्रावास, ये सब किसके लिए, काहे के लिए थे? ये बाबा साहब के बनाए संविधान के अंतर्गत थे। लेकिन उन्होंने धीरे 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 प्राइवेटाइजेशन करते 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 अब सारा एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, चिकित्सा का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, और बचा हुआ भी हो रहा है, सारा कुछ खत्म। हम कौन से युग में जी रहे हैं? हम सिर्फ क्या जय 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 भीम करके ही सारा कुछ समाधान कर लेंगे? संभव नहीं है। मैं बाबा साहब की जय करने से नाराज नहीं हूं, होनी चाहिए, लेकिन सच्ची जय होनी चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची जय मेरी नजर में तब होगी जब भारत का संविधान, जिस व्यक्ति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, एक रात दिन बिना सोए लिखा, उसको अगर भारत में इंप्लीमेंट करवा दो, मैं कह दूंगा भारत की बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची जय हो गई। सिर्फ जय जयकार करने से साथियों कुछ नहीं होगा, सिर्फ अंबेडकर जयंतियां मनाने से भी कुछ नहीं होगा। और अब वो समय भी नहीं रहा कि हम 14 अप्रैल का इंतजार करें। अब वो समय, संविधान दिवस मनाना है मेरे लिए तो सिर्फ मौत ही नहीं मनाने का बहाना है। सिर्फ मौत ही मुझे ये कार्य करने से रोक सकती है, वरना 26 तारीख को मैं इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करूंगा। सिर्फ मौत ही रोक सकती है, इससे कोई बहाना नहीं है कि मेरे गेस्ट आ गए थे, कि मेरे गेस्ट आए, गेस्ट को भी ले लो साथ में, चलो। के परिनिर्वाण के बाद में आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि हमारा नेता कौन, ये वो ये। आज हमारा समाज कंफ्यूज है कि सच्चा और ईमानदार नेता कौन है। उस समय हमारा समाज कंफ्यूज था कि अब हमारा नेता है कौन, था ही नहीं कोई। चलो कांसीराम जी के रूप में मिल गया समाज को नेता, लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि हमारा समाज कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन। गली गली में नेता, तहसील जिला स्तर पे नेता, देश में 7,000 क्या बोलते 6 से 7 लाख संगठन। साथियों, हमें ये संगठनों में बंट करके नहीं रहना है, इसीलिए हमने हमारे इसमें बैनर में कहीं पर भी संगठन का नाम नहीं। अब आपको 2 अप्रैल को दोहराना होगा इस देश के अंदर, जिसका कोई लीडर नहीं था, जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसका कोई बैनर नहीं था। आज हमें उन तमाम नेताओं को, उन लीडर्स को जो अपनी अपनी असेट्स, अपना अपना साम्राज्य और अपना अपना दुकानदारी चला रहे हैं, उनको लात मारना होगा, चाहे उसमें ताराराम मैना ही क्यों ना हो। सबसे पहले मुझे लात मारना होगा। आप कभी भी अपने नेता के भरोसे मत रहना कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। जो व्यक्ति हर बार चंदे में ध्यान रख रहा है, इस बार कितना चंदा इकट्ठा हुआ, जो व्यक्ति भवन बनाने में लगा हुआ है, जो व्यक्ति गाड़ियां खरीदने में लगा हुआ है, जो आदमी कंपनियां बना करके पैसे लगाने में, इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। उनके घर में एसी है, उनके घर में स्कॉर्पियो है, तो फॉर्चूनर कैसे आए, है ना। और कई तो अच्छे ऐसे नेता हैं जिनकी धरते ही आ जाती। मैं ऐतराज नहीं है मुझे उससे कि उनको वो अपना फ्लाइट रखे, पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदे, मुझे उनसे ऐतराज नहीं है। अरे भाई, समाज की लड़ाई लड़ेगा कौन? क्या सिर्फ इतना करने से ही लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या अकेला शेड्यूल कास्ट वर्ग लड़ाई लड़ सकता है? क्या सिर्फ अकेला SC और ST मिलकर लड़ाई लड़ सकता है? नहीं। इस लड़ाई को अगर लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है तो आपको अपने OBC भाइयों को साथ लेना होगा। OBC भाई किसान वर्ग है, ज्यादा किसान वर्ग है। अगर आप इसको ये बात बताओगे भैया कहां जी रहा है, तू हमें भले नीच समझ, हमारा तेरा छोटा भाई समझ, चाहे हमको कुछ भी मत समझ, लेकिन तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरा बंदोबस्त कर दिया है उन्होंने। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें तेरी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तेरे हिस्से की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, और तू दुश्मन को मजबूत करने में लगा हुआ है। OBC हमारे खाते में आया दे बस, कई जगह मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेगा, और आएगा कितना खाते में 2,000 या 1,000 और 500 के लिए
महीने की वो 15,000 की मजदूरी गई, 3,000 रुपए उसके आने जाने के बसों में खर्च हो गए, क्योंकि फ्री की आदत। अच्छे भले लोगों को मैंने देखा मेरे पास आते, साहब मैं थोड़ा गाँव ना हरू कराओ क्या फोगट वाला, मैं क्या हमें करूँ पर खड़ी छोड़े अपना थे लोरा, ठीक है नहीं खड़ी लोरा धड़ो फोगट नहीं सही दे, कोई इनको दे ही दे 20 कोट मांगो 10 तो दे। ये तो आदत है हमारे समाज की फ्री पाने की। अब वो कह रहे हैं फ्री एजुकेशन देंगे, हमारा समाज खुश हो रहा है, ठीक है। थोड़े दिन वही ऐप वाले सारे के सारे कहेंगे इतना पैसा 1,000 रुपए महीने का, ठीक है, फिर ले लो ना फ्री एजुकेशन। इतना सारा बंदोबस्त कर दिया गया, आपकी एजुकेशन खत्म, आपका मेडिकल खत्म, आपका मेडिकल खत्म। अब आपको वैसे भी 90% तो लोग प्राइवेट में अभी करवा ही रहे हैं, कोई सरकारी में नहीं जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा इस आर्टिकल 345 के अंदर आपके अंदर लिखा हुआ है फ्री एजुकेशन, उसके बाद में लिखा है कि फ्री मतलब शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सरकार की गारंटी। शिक्षा, चिकित्सा ये फ्री और कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क और अनिवार्य देनी पड़ेगी सरकार को। जगमार कोई बच्चा अगर अनपढ़ रहता है, कोई बच्चा किसी भी परिवार का बच्चा अनपढ़ रहता है, उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं पढ़ा? संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में मरता है तो उसके लिए उसके परिजन जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है कि उसको उचित जो है ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, उसका इलाज क्यों नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी छात्रावास, ये सब किसके लिए, काहे के लिए थे? ये बाबा साहब के बनाए संविधान के अंतर्गत थे। लेकिन उन्होंने धीरे 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 प्राइवेटाइजेशन करते 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 अब सारा एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, चिकित्सा का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, और बचा हुआ भी हो रहा है, सारा कुछ खत्म। हम कौन से युग में जी रहे हैं? हम सिर्फ क्या जय 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 भीम करके ही सारा कुछ समाधान कर लेंगे? संभव नहीं है। मैं बाबा साहब की जय करने से नाराज नहीं हूं, होनी चाहिए, लेकिन सच्ची जय होनी चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची जय मेरी नजर में तब होगी जब भारत का संविधान, जिस व्यक्ति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन एक रात दिन बिना सोए लिखा, उसको अगर भारत में इंप्लीमेंट करवा दो, मैं कह दूंगा भारत की बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची जय हो गई। सिर्फ जय जयकार करने से साथियों कुछ नहीं होगा, सिर्फ अंबेडकर जयंतियां मनाने से भी कुछ नहीं होगा। और अब वो समय भी नहीं रहा कि हम 14 अप्रैल का इंतजार करें। अब वो समय नहीं रहा कि हम 14 अप्रैल का इंतजार करें, फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे, जयंती मनाएंगे और फिर कुछ आंदोलन करेंगे। अब आपको बिना तारीख का करना होगा, जैसा 2 अप्रैल हुआ। अब आपको 2 अप्रैल को दोहराना होगा इस देश के अंदर, जिसका कोई लीडर नहीं था, जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसका कोई बैनर नहीं था। आज हमें उन तमाम नेताओं को, उन लीडर्स को जो अपनी अपनी असेट्स, अपना अपना साम्राज्य और अपना अपना दुकानदारी चला रहे हैं, उनको लात मारना होगा, चाहे उसमें ताराराम महना ही क्यों ना हो। सबसे पहले मुझे लात मारना होगा। आप कभी भी अपने नेता के भरोसे मत रहना कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। जो व्यक्ति हर बार चंदे में ध्यान रख रहा है, इस बार कितना चंदा इकट्ठा हुआ, जो व्यक्ति भवन बनाने में लगा हुआ है, जो व्यक्ति गाड़ियां खरीदने में लगा हुआ है, जो आदमी कंपनियां बना करके पैसे लगाने में, इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। उनके घर में एसी है, उनके घर में स्कॉर्पियो है, तो फॉर्च्यूनर कैसे आए, है ना? और कई तो अच्छे अच्छे नेता हैं जिनकी धरता ही आ जाती। मैं ऐतराज नहीं है मुझे उससे कि उनको वो अपना फ्लाइट लगे, पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदे, मुझे उनसे ऐतराज नहीं है। अरे भाई, समाज की लड़ाई लड़ेगा कौन? क्या सिर्फ इतना करने से ही लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या अकेला शेड्यूल कास्ट वर्ग लड़ाई लड़ सकता है? क्या सिर्फ अकेला SC और ST मिलकर लड़ाई लड़ सकता है? नहीं। इस लड़ाई को अगर लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है तो आपको अपने OBC भाइयों को साथ लेना होगा। OBC भाई किसान वर्ग है, ज्यादा किसान वर्ग है। अगर आप इसको ये बात बताओगे भैया कहां जी रहा है, तू हमें भले नीच समझ, हमारा छोटा, तेरा छोटा भाई समझ, चाहे हमको कुछ भी मत समझ, लेकिन तेरे साथ क्या हो रहा है? तेरा बंदोबस्त कर दिया है उन्होंने। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें तेरी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तेरे हिस्से की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, और तू दुश्मन को मजबूत करने में लगा हुआ है। OBC को जगाना होगा।
जगा करके अपने साथ में लेना होगा। थोड़ा बहुत अपने आप को क्या बोलते हैं उसको एडजस्ट करना होगा और उसको बड़ा बड़ा बनाना होगा। बड़ा है तो बड़ा का हकदार दे दो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि व्यवस्था ने उसको बड़ा बना दिया है। हमें उसको बड़ा समझ करके ही अपने साथ लेना है, तभी हम अपने असली दुश्मन से लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए साथियों, हमें ये संगठनों में बंट करके नहीं रहना है। इसीलिए हमने हमारे इसमें बैनर में कहीं पर भी संगठन का नाम नहीं रखा, क्योंकि हम लोग पहले जातियों में बंटे हुए थे। जातियों में तो फिर भी हम एक दूसरे की शादी ब्याह में, दुख में, सुख में, मरण में वगैरह चले जाते हैं ना, पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन साहब अगर किसी एक संगठन ने बैनर लगा दिया, दूसरे संगठन वाला नहीं आए। यही तो मेरी रणनीति थी कि मैंने स्नेह मिलन लिखा। अगर मैंने यहां लिखा होता कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का या बामसेव का है, नहीं आते लोग, क्योंकि अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं, उनके जिला पदाधिकारी, स्टेट वाले सब वो कहते थे नहीं जाना उधर प्रोग्राम में, उनके प्रोग्राम नहीं जाना। हम एक दूसरे की जाति के यहाँ जा सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के संगठन पर नहीं जाते, क्योंकि दुश्मन ने तुम्हें जातियों में बांटा था और हमने अपने आप को संगठनों में बांट दिया, और इतने छोटे छोटे संगठनों में बांट दिया है कि कोई भी एक संगठन दूसरे संगठन के साथ मिलने को तैयार नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए अब हमें अपने अपने बैनर, अपने अपने झंडे, अपने अपने डंडे, अपने अपने लेटर हेड अपनी जगह रखनी होगी और अपना साथ रखनी होगी और एक मंच पे आना होगा बिना किसी नेतृत्व। तो अब समाज को नेतृत्वहीन होना पड़ेगा, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है आज की तारीख में। क्या दिक्कत हो गई है कि जब बाबा साहब अंबेडकर इस दुनिया में नहीं रहे, बाबा साहब अंबेडकर का जब परिनिर्वाण हो गया, तो समाज बहुत दुखी था, बहुत व्यथित था। क्या था? अब हमारा नेता, अब हमारा नेता कौन? हमारे लोगों के सामने एक संकट था कि अब हमारा नेता कौन? और बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद में आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि हमारा नेता कौन? ये आज हमारा समाज कंफ्यूज है कि सच्चा और ईमानदार नेता कौन है। उस समय हमारा समाज कंफ्यूज था कि अब हमारा नेता है कौन? था ही नहीं कोई। चलो कांसीराम जी के रूप में मिल गया समाज को नेता, लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि हमारा समाज कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन? गली गली में नेता, तहसील जिला स्तर पे नेता, देश में 7,000 क्या बोलते 6 से 7 लाख संगठन। कौन सा संगठन, कौन सा नेता, कौन सा ईमानदार, कौन सा बेईमान? कंफ्यूज है ना हमारा समाज। इसलिए कहता हूं जहां कंफ्यूजन है उस नेता को छोड़ दो और आ जाओ खुद। अपने भाइयों को तो इकट्ठा कर दो, बरमीना वालों को इकट्ठा कर दो ना, सिडनी वालों को छोड़ दो, दिल्ली वालों को छोड़ दो। हमें 2 अप्रैल को दोहराना होगा। यही हमारे सामने एक समस्या के समाधान के लिए विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप सोचेंगे कि हम धरने लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जहां बेरहम है कि हाकिम हो वहां फरियाद क्या कीजिए। जहां कुछ सुनने वाला ही नहीं हो तो वहां फरियाद करोगे किससे? वो तो जानबूझ के कर रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम उसको अवगत करा रहे हो, ऐसा हुआ है। अरे करवाया किसने? उसने तो करवाया है। नहीं, यूपी के सीएम को पूछो, अवगत करवाया जा रहा है ज्ञापन दे करके कि मनीषा की लाश को रात को जला दिया। अरे सीएम ने आदेश दिया तब जलाया है ना, उसको अवगत करा रहे हो, उसको जानकारी दे रहे हो, जैसे उसको जानकारी है ही नहीं। आपका सत्यानाश वो कर रहे हैं, आप अवगत करा रहे हो, अरे हमारा सत्यानाश हो रहा है, तो कार्य तो हो जाए, कार्य तो हो नहीं रहा, उससे क्या उम्मीद करोगे? इसलिए हमको 2 अप्रैल को दोहराना हो, और 2 अप्रैल को दोहराने के लिए कोई भी अप्रैल हो सकता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि 2 अप्रैल ही हो, लेकिन उस तरीके का वातावरण हमें निर्माण करना होगा। उसके लिए हमने संवैधानिक दायरे में एक प्रोग्राम बनाया, एक कार्यक्रम बनाया जो किसी संगठन विशेष का नहीं है। हाँ, हमने बनाया है तो हमारा हुआ। जैसे संविधान बचाओ और लागू करो अभियान हमने चालू किया था तो हमारा था, हमारे बाप का नहीं है, सबने अपना लिया, पूरे देश ने अपना लिया, सभी संगठनों ने अपना लिया। आज हर संगठन बात करता है संविधान बचाओ लागू करो, तो हमें तो खुशी है और होनी भी चाहिए।
कि इसका श्रेय मुझे ही मिले, कोई जरूरी नहीं, श्रेय कोई भी ले, मैं तो काम होना चाहिए। हमारे संगठन ने एक प्रोग्राम बनाया है जो डिजाइन किया और सभी संगठनों के लिए बनाया, हमारे लिए नहीं बनाया, कि 26 नवंबर 2020 जो भारतीय संविधान दिवस है, उसको हमने अलग अलग सालों में अलग अलग रूप में मनाया। 16 अप्रैल 2016 को हमने दिल्ली में रामलीला मैदान में, फिर 17 में आजाद मैदान मुंबई में, उसके बाद में हमने पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम बनाया जिला स्तर का। फिर पिछले साल हमने उसको एक पर्व के रूप में लोगों को पेश किया कि आप दिवाली, होली और इस प्रकार से मिठाइयाँ बांटते हो, खुशी मनाते हो, इन सबको लात मारो, अपने असली त्योहार पे आ जाओ। और 26 नवंबर को आप चाहो तो पटाखे छोड़ो, चाहो तो आप क्या बोलते हैं, रोशनी करो, मोमबत्तियां लगाओ, कुछ भी करो, खुशियां बांटो, मेहमानों को बुलाओ, कपड़े नए खरीदो, कपड़े किसी को भेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन करो इस दिन। ताली बजाओ, आप कुछ भी बजाओ, उस दिन बजाओ। तो ये जो बात खुशी की है वो हमारी 26 नवंबर को होनी चाहिए। 26 नवंबर से बड़ा कोई भी त्योहार हमारे लिए नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के सबसे बड़े त्योहार, जिसको आज वो कह रहे हैं ना राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। गांधी जी जितने राष्ट्रपिता हैं, इतना ही 15 अगस्त आपका राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 95 यानी आखिरी अनुच्छेद में लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, इस अधिनियम 1950 के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत उसको निरसित किया जाता है, शून्य किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको अभी तक इसका नॉलेज नहीं होगा, मैंने खोज की है। भारत में पहली बार रावण कब जलाया गया था? मैंने लिखा, पोस्ट में भी लिखा, सब जगह लिखा है, बोला भी है। भारत में पहली बार रावण जलाया गया 1956 में, जब बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर को यानी कि विजयदशमी को धम्म दीक्षा ली, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने प्रोग्राम बनाया रावण जलाने का, उससे पहले रावण जलाने की परंपरा नहीं थी। अब देश आजाद हुआ 1947 को, 47 को आजाद हुआ, तो भारत की स्वतंत्रता की, आजादी की पहली वर्षगांठ 48 में मनाई जानी चाहिए थी। 48 में मनाई जानी चाहिए थी, नहीं मनाई गई। 49 में नहीं मनाई गई, 50 में नहीं मनाई गई। ये पहली बार 1953 में आजादी की पहली बार वर्षगांठ मनाई गई, बाबा साहब के जाने के बाद, सॉरी संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद पहली बार। आप कहीं गूगल में ढूंढेंगे, आपको बहुत कंफ्यूज करने वाली चीजें मिलेगी, लेकिन सही रिकॉर्ड जो मिलेगा वो आपको जहां अंग्रेजों के वहां रखा हुआ वहीं से मिलेगा। तो ये 15 अगस्त अगर उनकी आजादी का आंदोलन है, तो इसको तो 48 में मनाना चाहिए था, नहीं मनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने 50 में ही, 49 में ही इसको निरसन कर दिया था पूरी तरह से। आपको सबूत के तौर पे मैं साथ लेके घूमता हूं, इसलिए कोई चैलेंज ना कर सके। बाबा साहब अंबेडकर ने आपके संविधान के आर्टिकल 95 जो आर्टिकल है, उसके तहत इसको पूरी तरह से खत्म किया है। अब हमारे लोगों को कुछ का पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको सबूत के तौर पर बता देता हूं। ये है भाग 22 और आर्टिकल 395, इसमें लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का पश्चात कथित अधिनियम की संशोधन या अनुपूरक सभी नियमितियों के साथ उसके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिकता उत्साधन अधिनियम 1949 नहीं है। 1949 का अधिनियम क्या है? ये संविधान ही 1949 अधिनियम है, ठीक है, नहीं है। इसके द्वारा निरसन किया जाता है, यानी 15 अगस्त आपकी आजादी का दिन नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 95 में लिखा है, और वो जबरदस्ती आपको 15 अगस्त के दिन ढोल बजवा करके तुम आजाद हुए, तुम आजाद हुए, तुम आजाद हुए। सच्चाई जानने की कोशिश करो। तो ये 26 नवंबर जो है, ये हमारी असली आजादी का दिन है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको ही फ्रीडम डे कहा है। तो ये संविधान दिवस हमें मनाना है, इसको त्योहार के रूप में मनाना है। इस साल हमें कैसे बनाना? अगर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो कि 2 अप्रैल भारत में फिर से निर्माण हो, इसी दिन जरूरी नहीं है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब संविधान के प्रति जागरूकता लोगों में आएगी। संविधान के प्रति जागरूकता आएगी, संविधान के साथ में जो छेड़खानी हो रही है उसके बारे में जब उनको जानकारी होगी, जो उनकी संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, जो मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2-4 ही बता पाया हूं समय के अभाव में, ये जो बात है ये अगर उनकी जानकारी में होगी तो 2 अप्रैल होगा। ये जानकारी देने के लिए 26 तारीख को आपको क्या करना है? 26 तारीख आ रही है, 26 नवंबर को क्या करना है? 26 नवंबर का पहला प्रोग्राम हमारा होगा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, गांव स्तर पर प्रभात फेरी। जो आपका गांव है, गांव में आप अपने कार्यकर्ताओं को, मित्रों को, दोस्तों को इकट्ठा करके, गांव के बच्चों को करके, और 8 बजे से 10 बजे संविधान के प्रति कुछ कोटेशन हम आपको देंगे। वो कोटेशन आप लिख करके कर सकते हैं, माइक लगाकर कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन प्रभात फेरी अनिवार्य करें। उसमें कम से कम 10 बच्चे या 10 लोग हो, 20 लोग हो, और ज्यादा हो तो और अच्छी बात, कितना हो सकते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम रहेगा जो हमारे मूल आजादी के दिन पर 8 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम हमारा रहेगा, ये राज्य पूरे राष्ट्रव्यापी है, ये किसी भी संगठन के लिए नहीं है और सभी संगठनों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सबको राष्ट्रीय मूल्यवाद संघ के ही माध्यम से करना है, आप अपने संगठन के माध्यम से कर सकते हैं, आप अपने संगठन का बैनर बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का मामला है, इसलिए कोई भी कर्मचारी कर सकता है, कोई भी अधिकारी इसमें भाग ले सकता है, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। संविधान से बढ़कर इस दुनिया में भारत में कोई चीज नहीं है। दूसरा प्रोग्राम हमारा रहेगा, जैसे ही प्रभात फेरी कार्यक्रम 10 बजे खत्म हुआ, 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप लोग अपना घर में जो भी ब्रेकफास्ट, नाश्ता, कुछ भी ऐसा करना है करवा करके, जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उस साधन के माध्यम से इकट्ठा होकर के या अलग अलग भी आप लोग जिला या तहसील मुख्यालय जो आपके नजदीक में वहां पहुंचे। जिला और तहसील में से जो भी मुख्यालय आपके नजदीक है वहां पर आप पहुंच जाएंगे, और वहां पर एक कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, जगह निर्धारित कर ली जाएगी, उस जगह पर आप सभी इकट्ठा हो जाएंगे, और 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक 1-1.5 घंटे वहां पर आपको इकट्ठा होने के बाद 12 बजे तक हर हालत में आपको पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि आज 2 बजे आए 2 बजे आना है, ऐसा नहीं। उस दिन आपको एक दिन, अरे जिसने आपके साल के 365 दिन और आपकी जिंदगी के 70 साल, 80 साल, किसी के 90 साल संवार लिए हो, जिसने, अरे उसके लिए एक दिन नहीं है आपके पास, उसके लिए एक दिन नहीं है। जिसने आपकी जिंदगी के 90 साल संवार लिए हो, उसके लिए एक दिन तो दे ही सकते हो साल का। अब 12 बजे आप वहां पहुंच जाएंगे, 12 से 1:30 बजे तक प्रोग्राम होगा। वहां कोई संविधान का जानकार व्यक्ति जो भी होगा वो आधा घंटा संवैधानिक अधिकारों की, कुछ आर्टिकल्स की जानकारी देगा। उसके बाद 1:30 बजे राइट रवाना होकर 2 बजे से पहले आपको तहसील उपखंड अधिकारी या फिर जिला अधिकारी को ज्ञापन देना है। ज्ञापन क्या देना है? वो ज्ञापन नहीं होगा, उसका नाम भी ज्ञापन नहीं होगा, वो एक चेतावनी पत्र होगा। उसका हमने नाम रखा है चेतावनी पत्र, ठीक है ना, वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर क्या होगा? राष्ट्रपति के नाम होगा और राज्यपाल के नाम होगा, जो संवैधानिक पोस्टों पर बैठे उनके नाम होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को हम चेतावनी लेटर देंगे, वार्निंग लेटर देंगे, उसमें हम लोग करके इसका फाइनली 1-2 दिन में हम इसका अंतिम रूप दे देंगे। वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। संविधान के कुछ आर्टिकल्स का ब्यौरा देते हुए उनको चेतावनी दी जाएगी कि भारत में संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान को तार-तार किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकारों को संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य करें। इस तरीके का हम आपको चेतावनी पत्र देंगे, वो आपको 2 बजे वहां दे देना। 2 बजे देने के बाद में राइट 2 बजे आपको फ्री हो जाना है, और फ्री होने के बाद में आपको 1 घंटा फिर मोमेंट के लिए मिलेगा, रिफ्रेश हो जाए, आप नाश्ता करें, खाना खाएं, कुछ भी करें। उसके बाद राइट 3 बजे, हालांकि उस दिन सुबह से ही लाइव चलने शुरू हो जाएंगे, आपको बता दूं। आप देखना चाहें किसी का भी कुछ भी करें, उसके लिए बात पाबंद नहीं है। कई प्रोग्राम उस दिन चलेंगे, और कोई भी प्रोग्राम आपको जो पसंद है वो देखना चाहिए, लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन दें कि हमारा 3 बजे से 5 बजे तक लाइव प्रोग्राम रहेगा, हमारा रहेगा, जिसके अंदर 1-1.5 घंटे का अपना मेरा भी स्पीच रहेगा, बाकी हमारे पदाधिकारियों का रहेगा। वो 2 घंटे का प्रोग्राम हमारा 3 से 5 बजे तक, इस प्रकार का शेड्यूल हमने 26 तारीख का बनाया हुआ है। और आप सभी लोग जो है
इस दिन पूरी तरह से पूरा दिन समर्पित करते हुए परिवार के साथ में, परिवार के, क्योंकि हर मेंबर को साथ में रखेंगे तभी तो आप अपने परिवार को घर छोड़ के आ जाते हो। आपके पास ज्ञान है, आपके घर के परिवार के लोग मंदिर जा रहे हैं, आप यहां मंदिर का विरोध कर रहे हो और वो मंदिर में ही बैठे हुए हैं। जब तक आप उनको यहां लेके नहीं आओगे तब तक। अच्छा, दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मेरी मीटिंग कैसी लगी, आप कहेंगे अच्छी लगी, है ना। भले ना भी लगी हो तो एक बार तो कह ही देंगे ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि झूठ मूठ की सही, अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी तो आप अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को क्यों ऐसी मीटिंग से दूर रख रहे हो? और अगर ये मीटिंग खराब है तो आप इसमें क्यों आए हो? आपको अपने परिवार के लोगों को लाना होगा, बच्चों को लाना होगा, तभी तो वो समझ पाएंगे कि हमारे संवैधानिक अधिकार कैसे खत्म होंगे। लड़ना आप लोगों को, युवाओं को है या आने वाले बच्चों को है। बूढ़ी बुजुर्गों को कुछ नहीं है, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया, पेंशन मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परवाह नहीं। लड़ना इनके बच्चों को है, इनके पोतों को है, इनको लड़ना है, तो वो आने चाहिए यहाँ। मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अगली बार आप मत आना, घर में बकरियों के नगे रखना और परिवार वालों को यहाँ भेज देना, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो साथियों, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसको आप बढ़िया से इंप्लीमेंट करेंगे। ज्ञापन की प्रति कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय से उपलब्ध करवाई जाएगी। 3 प्रति में ज्ञापन होगा, एक के ऊपर राज्यपाल लिखा होगा, एक के ऊपर राष्ट्रपति, 2 कॉपी आपको तहसीलदार को, एसडीएम को देनी है, 1 कॉपी पे उसके बाबू से रिसीव लेनी है कि हमने ये ज्ञापन आपको दे दिया है। ये कार्य आपको करना है और 3 बजे से 5 बजे तक आपको लाइव प्रोग्राम, अच्छा लगे तो हमारा सुन लेना है और किसी का लगे तो, लेकिन सुनना जरूर है। उस दिन आपको हर प्रोग्राम को सुनना है ताकि आपको नॉलेज, जानकारी बहुत सारी उसमें मिलेगी। तो इसके लिए हमने क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे बनाया, किस तरीके से डिजाइन किया है, ये आपने बताया दिया हमने। अब उसके लिए क्या रहेंगे, पहला कि 26 नवंबर, जैसे हमने बताया, अब आपको बता दिया, करना तो आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो नहीं है। तो मैंने क्या किया है उसके लिए कि 26 नवंबर संविधान दिवस मनाना है, ठीक है ना। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाना है। मेरे लिए तो सिर्फ मौत ही नहीं मनाने का बहाना है, सिर्फ मौत ही मुझे ये कार्य करने से रोक सकती है, वरना 26 तारीख को मैं इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करूंगा। सिर्फ मौत ही रोक सकती है, इससे कोई बहाना नहीं है कि मेरे गेस्ट आ गए थे, कि मेरे गेस्ट आए, गेस्ट को ले लो साथ में, चलो। सिर्फ मौत, बीमारी भी अगर घातक बीमारी है तो, नहीं तो कोई बीमारी भी बहाना नहीं होनी चाहिए। मारो तो पेट दो, चलो आवश्यक बस घरे होते होते हाड़ की करूंगा तो कहीं गोली ली जाओ।